आज भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आज भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। लेकिन इस फैसले से हमारे देश का एक वर्ग आज बड़ा नाराज है। हमारे देश के कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। खास तौर पर कांग्रेस के समर्थन करने वाले लोगों को आज बड़ी तकलीफ हुई। इसलिए आज हम आपको इस खबर के बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि एक जमाना था हमारे देश में जब शायद ये नारा बड़ा उचित रहता कि भारत में रहना है तो गांधी गांधी कहना होगा, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। आज इस पर बहस करेंगे और देखेंगे कि जो फैसला हुआ है आपको क्या पसंद है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होना चाहिए, पुरस्कार होना चाहिए, या इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाना चाहिए। आपकी मर्जी क्या है, आपको क्या सही लगता है, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत की 65 करोड़ महिलाओं के लिए आज हमारे पास एक खबर है और इसलिए आज आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि ये जो खबर आज हम आपको अभी दिखाने वाले हैं ये खास तौर पर भारत की महिलाओं को समर्पित है। और अगर आपके परिवार में महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो आज का डीएनए उन्हीं को समर्पित है। आज भारत की महिला हॉकी टीम ब्रोंज मेडल के लिए ब्रिटेन से मैच जरूर हार गई, लेकिन इस हार में भी बहुत बड़ी जीत है और इस जीत में एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। आप लोगों ने शायद इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा और आपको ये सिर्फ एक मैच लगा होगा जिसमें भारतीय टीम हार गई और आप सोचेंगे कि एक मैच था, ये मैच आपने देखा, आपने उम्मीद की थी कि हमारी लड़कियां जीत जाएं, नहीं जीत पाई, कोई बात नहीं, अगली बार जीतेंगे। लेकिन ये मैच सिर्फ एक ओलंपिक मैच नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मैच था और इस मैच में बहुत बड़ा संदेश है। हमारे देश में आज भी महिलाओं और लड़कियों को फेयर एंड लवली वाली मानसिकता से देखा जाता है। भारत में लड़कियों को रसोई से बाहर निकलकर खेल के मैदान तक पहुंचने के लिए अपने ही परिवार और समाज से लगातार एक के बाद एक कठिन मैच खेलने पड़ते हैं और हर मैच जीतना पड़ता है, क्योंकि हर मैच जीतने के बाद ही उन्हें बाहर जाने का मौका मिलता है, अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलता है। और अगर वो एक भी मैच हारी तो एलिमिनेशन राउंड से बाहर हो जाती हैं। परिवारों को अक्सर ये चिंता रहती है कि गांव में लड़कियां शॉर्ट्स कैसे पहनेंगी, स्कर्ट्स कैसे पहनेंगी और शॉर्ट्स पहनकर दौड़ने बाहर कैसे जाएंगी। लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। परिवारों को अक्सर ये चिंता लगी रहती है कि लड़कियां कोचिंग से अब तक घर क्यों नहीं लौटी और लड़कियों को कोचिंग के लिए, मैच खेलने के लिए अपने शहर से तो बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और अड़ोस पड़ोस के लड़कों को इस मौके का इंतजार रहता है कि वो कब इन लड़कियों पर उंगलियां उठाएं, कब इनका मजाक उड़ाएं। इसलिए ब्रिटेन की लड़कियों से मैच खेलने से पहले हमारे देश की लड़कियां अपने ही परिवार, समाज और पुरुष प्रधान मानसिकता से न जाने कितने कठिन मैच खेलते हुए यहां तक पहुंची हैं। हमारे समाज में परिवार अक्सर, एक औसत जो परिवार होता है वो यही चाहता है कि उनकी बेटी फेयर एंड लवली रहे और अपने घर और परिवार को संभाले। बाहर जाएगी तो उसकी त्वचा खराब हो जाएगी। लेकिन भारत की इन 16 लड़कियों ने आज देश की 65 करोड़ महिलाओं के लिए एक शानदार गोल किया है, एक शानदार रास्ता उन्हें दिखाने की कोशिश की है। ब्रोंज मेडल मैच हारने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत की महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों से फोन पर बात की और आज आप इस बातचीत को ध्यान से देखिए और इस बातचीत में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है और ये बातचीत आज आपको भावुक कर देगी। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना?
और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ, सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है। आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। देखो बेटे जी, ऐसे निराश नहीं होते। बहुत किया है। Thank you very much, sir. Thank you for your words. And the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls, and we are thankful to you. Thank you very much, sir. We wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation, and I think that is something very important, and they have to cherish. Thank you for your support. Thank you. Thank you. Thank you very much. Namaste. Thank you. अभी आपने देखा होगा आपकी स्क्रीन पर हमने भारतीय महिला हॉकी टीम के जो तमाम सदस्य हैं, हमारी खिलाड़ी हैं, सबके नाम हमने यहाँ पर डाले हैं, इसलिए ताकि आप सबके नामों को अच्छी तरह से समझ लें, आपको ये नाम याद हो जाएं। क्योंकि आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले जब महिला हॉकी पर एक फिल्म आई थी चक दे इंडिया आपने देखी भी होगी। उस फिल्म में इन खिलाड़ियों के किरदार जिन एक्टर्स ने निभाए थे उनके सबके नाम तो आपको याद हैं, उन सबकी शक्लें भी आपको याद हैं, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बन गए। लेकिन जिनका किरदार वो निभा रही थीं, वो सारी अदाकारें, वो सारे एक्टर्स, उनके नाम आपको याद नहीं है। और इन लड़कियों के ऊपर भी जब अगली बार कोई फिल्म बनेगी तो आपको एक्टर तो याद रहेंगे, लेकिन आपको असली किरदार याद नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा जो देश है वो बड़ा अजीब है। भारत की महिला हॉकी टीम ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने से आज जरूर चूक गई, लेकिन 16 खिलाड़ियों की इस टीम ने आज 135 करोड़ के भारत को जीतना सिखा दिया है। और आज कैसे हम जीत गए हैं, हमारा समाज कैसे जीता है, हम आपको आज आगे बताएंगे। हमारे देश में लड़कियों को लेकर बहुत सारे लोग आज भी फेयर एंड लवली वाली मानसिकता से ग्रस्त हैं, लेकिन इस महिला हॉकी टीम ने इस सोच को हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया है। क्योंकि फेयर एंड लवली वाली मानसिकता में ना तो कुछ भी फेयर है और ना ही कुछ भी लवली है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में सिर्फ 29% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी खेल में हिस्सा लिया है। क्योंकि हमारे ही देश के 42% लोग ऐसा मानते हैं कि महिलाओं को स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, जबकि सच ये है कि पिछले ओलंपिक खेलों में भारत के नाम सिर्फ 2 मेडल थे और ये दोनों ही मेडल महिलाओं ने जीते थे। और इस बार भी अब तक जो 5 मेडल हमें मिले हैं इस बार के ओलंपिक्स में, उनमें से 5 में से 3 मेडल्स महिलाओं ने जीते हैं, 2 पुरुषों ने जीते हैं। अब आप सोचिए ये महिलाएं किन हालात का सामना करते हुए इस उपलब्धि तक, इस पोडियम तक पहुंची होंगी। पुरुषों को संघर्ष करना पड़ता है, हम ये नहीं कह रहे कि पुरुष मेहनत नहीं करते, लेकिन महिलाओं का संघर्ष ही अलग है। हॉकी के मैच में सिर्फ ब्रिटेन की 11 खिलाड़ी इन महिलाओं के सामने थी, लेकिन अपने जीवन में ये महिलाएं पूरे समाज से भिड़ते हुए, खेलते हुए, जीतते हुए यहां तक पहुंची हैं। कभी इन्हें खेलों वाले कपड़े पहनने के लिए टोका गया होगा कि शॉर्ट स्कर्ट क्यों पहन ली, शॉर्ट्स क्यों पहन लिया। गांव वालों ने टोका होगा कि शॉर्ट्स पहनकर लड़की दौड़ने कैसे बाहर निकल गई। तो कभी बाल कटवाने को लेकर इनकी आलोचना की गई होगी। भारत की 50% महिलाओं का मानना है कि वो शाम होने के बाद घर से बाहर निकलने में डरती हैं और उनका परिवार भी डरता है। लेकिन इस डर के बावजूद ये लड़कियां देर शाम तक कोचिंग के लिए जाती होंगी, देर शाम तक प्रैक्टिस करती होंगी। जब ये अंधेरा होने के बाद घर लौटती होंगी तो इनकी माएँ इनका इंतजार करती होंगी, क्योंकि इन्हें अपने भाइयों और पिता के लिए खाना भी बनाना होता है, घर का काम भी करना होता है, झूठे बर्तन भी साफ करने होते हैं। वो कौन करेगा, वो भी तो यही करेंगी। इसलिए कोचिंग के बाद एक और काम उनका इंतजार करता है। भारत के 90% पुरुष घर के कामकाज में कभी हाथ नहीं बटाते, इसलिए भविष्य के इन चैंपियंस ने अपने भाइयों और अपने पिता के हिस्से के काम भी जरूर किए होंगे।
और जो शादीशुदा हैं अपने पति का काम भी किया होगा। ब्रिटेन की टीम से हारने से पहले इन लड़कियों ने गोरे रंग की चाहत को भी हराया होगा, क्योंकि जब कोई धूप में बहुत देर तक खेलता है तो उसका रंग स्वाभाविक रूप से काला हो जाता है। इनके माँ बाप ने इन्हें कदम कदम पर यह कहकर टोका होगा कि अगर ये धूप में ऐसे ही खेलती रहीं तो इनका रंग काला हो जाएगा और इनसे कोई शादी नहीं करेगा। और आप तो जानते हैं भारत में जो अल्टीमेट एम है लड़कियों के लिए, जो परिवार उनका सोच कर रखता है, औसत परिवार, वो शादी ही है। क्योंकि भारत के 50% पुरुष मानते हैं कि उन्हें जो पत्नी चाहिए वो हर कीमत पर गोरी ही होनी चाहिए। गोरे रंग का हमारे देश में उसकी बड़ी डिमांड है और इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं फेयर एंड लवली जो सिंड्रोम है वो हमारे देश के समाज में बस चुका है। इनमें से न जाने कितनी लड़कियां जब अपने लिए बाजार में हॉकी स्टिक्स ढूंढ रही होंगी तो इनके घर वाले इनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे होंगे और तब इन लड़कियों ने बड़ी हिम्मत करके अपने परिवार से कहा होगा कि वो किसी अनजान लड़के से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने खेल से प्यार है। और जब इनके खेल की वजह से इनका समाज इन्हें बिगड़ी हुई लड़कियां कहकर बुलाता होगा, अड़ोस पड़ोस के लोग ताना मारते होंगे, तब भी इन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया होगा। विरोधी के गोल पोस्ट पर जाकर सधे हुए निशाने के साथ पेनल्टी कॉर्नर लेने वाली इन लड़कियों पर समाज ने पेनल्टी लगाने की धमकियां भी न जाने कितनी बार दी होंगी और इन्हें कॉर्नर यानी कोने में धकेलने का डर भी अक्सर समाज ने दिखाया होगा। इसीलिए ये जो पेनल्टी कॉर्नर है ये तो सिर्फ खेल के मैदान में आपको दिखाई देता है, लेकिन निजी जीवन में ये लड़कियां न जाने कितनी पेनल्टी भरते भरते यहां तक पहुंची हैं। कितनी बार इन्हें कॉर्नर में लगाने की कोशिश की गई होगी, कितनी बार इन्हें रोकने की कोशिश की गई होगी, लेकिन ये लड़कियां भी गोलकीपर सविता पुनिया की तरह इन तानों और धमकियों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई होंगी, तभी तो वहां तक पहुंची। इसीलिए आज जब इन्हें मौका मिला तो ये न सिर्फ विरोधी खिलाड़ियों से जमकर टकराई बल्कि हर एक गोल पर खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाईं ताकि इनकी जीत का शोर उस समाज के कानों से जाकर टकराए जो इन्हें घर में ऊंची आवाज में बात तक करने नहीं देता। झुलसती गर्मी में पसीना बहाती ये लड़कियां आज भले ही हार गईं, लेकिन इन्होंने हमारे देश की 65 करोड़ महिलाओं को यह बता दिया कि अब किसी को फेयर एंड लवली वाले फंदे में फंसने की जरूरत नहीं, और यह भी बता दिया कि लड़कियां देश की बेटियां बनकर सदा के लिए पुरुषों के संरक्षण में नहीं रह सकती। धूप में काला पड़ता रंग, चेहरे पर आता पसीना और शरीर पर लगे चोट के निशान ये बताते हैं कि गोरा बनाने वाली किसी भी क्रीम से बड़ा आपका ड्रीम होता है। इसलिए क्रीम के पीछे मत भागिए, ड्रीम के पीछे भागिए। और आज सपने देखकर आगे बढ़ने का यही संदेश हम इन विजेता लड़कियों के जरिए पूरे देश को देना चाहते हैं, समाज को देना चाहते हैं, हर परिवार को देना चाहते हैं और खास तौर पर देश की 65 करोड़ महिलाओं को देना चाहते हैं। आज हम इन महिला खिलाड़ियों की कहानियों के बारे में आपको बताएंगे जिनसे आपको यह पता चलेगा कि सफलता के लिए बड़ा मकान नहीं चाहिए होता, बड़ा मुकाम हासिल करने का इरादा चाहिए होता है। इसलिए मकान नहीं, मुकाम के पीछे भागिए। इनमें पहली कहानी 24 साल की नेहा गोयल की है। हॉकी और जिंदगी के मैदान में नेहा गोयल ने बहुत संघर्ष किया। उनका जन्म हरियाणा के सोनीपत के एक बहुत गरीब परिवार में हुआ और उनके पिता को शराब पीने की लत थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और इसलिए नेहा ने बचपन में अपनी मां के साथ एक साइकिल फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया। नेहा की जिंदगी में हॉकी का प्रवेश तब हुआ जब उनसे किसी ने यह कहा कि अगर उन्होंने हॉकी खेलनी शुरू कर दी तो उन्हें जूते और कपड़े दिए जाएंगे, और सबसे पहले उन्होंने जूते और कपड़ों के लालच में हॉकी खेलना शुरू किया। इसी तरह की कहानी वंदना कटारिया की है। वंदना हरिद्वार के पास स्थित एक छोटे से गांव रोशनाबाद से आती हैं। जब उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया तो गांव के लोगों को इस पर कड़ी आपत्ति थी। इन लोगों को लगता था कि वंदना कटारिया के हॉकी खेलने से गांव की दूसरी लड़कियों पर गलत असर पड़ेगा, दूसरी लड़कियां बिगड़ जाएंगी। लेकिन इस विरोध के बावजूद वंदना कटारिया और उनके पिता ने हॉकी का मैदान नहीं छोड़ा। यहां उनके पिता ने उनका समर्थन किया और वो अपने गांव के लोगों से छिपकर प्रैक्टिस करने लगी और आज वो अपनी मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी का मैच भी जीत चुकी हैं। हालांकि उनके गांव के कुछ लोगों की मानसिकता आज भी बदली नहीं है और ये कहानी आपको जरूर देखनी चाहिए। महिला हॉकी टीम जब अपना सेमीफाइनल मैच हार रही थी तब उनके गांव के ही कुछ लड़कों ने, वंदना के गांव के कुछ लड़कों ने पटाखे फोड़कर इस हार का जश्न मनाया, जिसके खिलाफ उनके परिवार ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि अगर यह कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्मदाह कर लेंगे। और हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। वंदना कटारिया दलित हैं
और कहा जा रहा है कि उनकी जाति की वजह से ही उनकी हार पर कुछ लड़कों ने यह जश्न मनाया। महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी गुरजीत कौर का सफर भी ऐसा ही है। उनका जन्म पंजाब में पाकिस्तान की सीमा से लगे गांव में हुआ, जहां लड़कियों के खेलने को सही नहीं माना जाता था। लोग ऐसी लड़कियों को अच्छी नजर से नहीं देखते थे और परिवार को भी समाज में सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन गुरजीत ने कोशिश नहीं छोड़ी और आज उन्हें हॉकी में दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर के तौर पर जाना जाता है। निशा वारसी की कहानी भी ऐसी ही संघर्षों से भरी है। निशा का हॉकी से परिचय उनके पिता ने करवाया था, जो दर्जी का काम किया करते थे, कपड़े सिलते थे। संसाधनों की कमी के बावजूद उनके पिता ने कभी भी निशा का उत्साह कम नहीं होने दिया। वर्ष 2015 में जब उनके पिता को पैरालिटिक अटैक आया तो उनकी मां को फोम की एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा, मजदूरी करनी पड़ी और शायद इसी वजह से वो 2 वर्षों तक हॉकी के खेल से दूर रहीं, खेल ही नहीं पाई। हालांकि वर्ष 2018 में उन्होंने शानदार वापसी की और महिला हॉकी टीम की एक अहम खिलाड़ी वो बन गई। एक और खिलाड़ी निकी प्रधान के लिए भी हॉकी खेलना इतना ही मुश्किल था। वो झारखंड में नक्सलवादियों के गढ़ माने जाने वाले हेसल इलाके से आती हैं, जहां हॉकी स्टिक की जगह लोगों के हाथों में जबरन बंदूकें थमा दी जाती हैं। हालांकि निकी प्रधान के लिए नक्सलवाद ही एक चुनौती नहीं था। उनका परिवार बहुत गरीब था और इसी वजह से उन्होंने अपनी पहली हॉकी स्टिक खरीदने के लिए खेतों में मजदूरी का काम किया, तब जाके ये हॉकी स्टिक मिली। हॉकी के खिलाड़ी जो जूते पहनते हैं, उन जूतों के लिए भी उन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया। 13 साल की उम्र में जब वो रांची की एक हॉकी एकेडमी में खेलने के लिए पहुंची, तब जाकर पहली बार उन्हें जूते मिले थे। एक और खिलाड़ी सलीमा टेटे भी झारखंड के हेसल से ही आती हैं। उन्होंने बचपन में खेतों में मजदूरी की और आज भी वो एक कच्चे घर में रहती हैं। उनके घर की तस्वीरें आप देखिए एक बार, बड़ी स्क्रीन पर आपको हम बताते हैं। यहां रहती हैं, देखिए आप। शहरी लोग शायद ये कहने लगेंगे कि ऐसे घर में रहने के कारण वो कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे। वो अपनी हर नाकामी का दोष इस घर को देने लगेंगे। हमारे देश में जो लड़के लड़कियां समृद्ध परिवारों से आते हैं, वो अक्सर प्रयास ही नहीं करते। अगर उन्हें ऐसे कच्चे और टूटे फूटे मकान में रहना पड़े तो वो यही कहेंगे कि हम इसलिए नहीं खेल पाए, इसलिए सफल नहीं हो पाए क्योंकि हमारे सिर पर पक्की छत नहीं थी, हमारे पास मकान नहीं था, संसाधन नहीं थे। लेकिन हमें लगता है कि यह मकान तो एक बहाना है, क्योंकि जो लोग सफलता के मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं वो मकानों की परवाह नहीं करते। आप सोचिए, आप में से जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, इस समय स्मार्ट टीवी पर हमें देख रहे हैं, स्मार्टफोन्स पर हमें देख रहे हैं, आप सोचिए इस घर में जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, आप क्या 24 घंटे भी रह पाएंगे? इसे आप एक और कहानी से समझिए। उत्तर पूर्वी भारत के मिजोरम राज्य से आने वाली लालरे सामी मिजोरम के एक दुर्गम गांव से आती हैं, जहां हॉकी खेलने के लिए उनके पास बहुत ही कम संसाधन थे। 16 साल की उम्र में जब वो महिला हॉकी टीम का हिस्सा बनी तो उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं नहीं आती थी। उन्हें इशारों में अपनी बात कहनी पड़ती थी। हॉकी के खेल में संवाद सबसे जरूरी होता है और ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि बाकी के लोग, बाकी के खिलाड़ी और उनके कोच उनसे बात ही नहीं कर सकते थे। और लालरे सामी ने गरीबी की भाषा की इस दीवार को भी हमेशा के लिए गिरा दिया और सफलता हासिल की। सविता पूनिया भी हॉकी सीखने के लिए अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक स्कूल जाती थी। ये सफर उन्हें बस से तय करना पड़ता था। बस में बैठकर जाती थी और इस दौरान बस में बैठे लोग उनसे कहते थे कि वो अपना हॉकी का किट बैग बाहर रख कर आए। लेकिन इन तानों से सविता ने कभी हार नहीं मानी और धैर्यवान होकर इस मुकाम तक वो पहुंची। और सविता को अब भारतीय हॉकी टीम की वॉल कहा जाता है, द वॉल, क्योंकि सविता ने जिस तरीके से भारत को मैच जिताए, जिस तरीके से उन्होंने विरोधियों के गोल होने से रोके, कई बार ऐसा लगता था कि सविता के 2 नहीं बल्कि 4, 6, 8 या 12 हाथ हैं, जिसकी वजह से वो गोल नहीं होने देती। इन लड़कियों के इरादों को आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं। आज महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी नवनीत कौर गंभीर चोट के बावजूद ब्रोंज मेडल के लिए यह मैच खेल रही थी। उनकी आंखों के पास चोट लगी थी और वहां 4 टांके लगे हुए थे। देखिए आप ये तस्वीर। और ये चोट उन्हें सेमीफाइनल मैच के दौरान आई थी और उनके पास ये विकल्प था कि वो इस चोट की वजह से आज मैदान के बाहर बैठ सकती थी, क्योंकि 4 टांके आना आंख के नीचे मामूली बात नहीं है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये चोट के बावजूद हमारी ये खिलाड़ी खेलती रही। नवनीत कौर को आज अलग से बधाई देनी चाहिए।
आज महिला हॉकी टीम निराश है क्योंकि वो ओलंपिक में मेडल के इतना करीब पहुंचकर भी पोडियम तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन आज हम इस पूरी टीम से यही कहना चाहते हैं कि इस समय पूरा देश उन्हें सल्यूट कर रहा है, सलाम कर रहा है और अपने देश के लोगों के सलाम से बड़ा और कोई मेडल नहीं होता। इसलिए आज का ये जो विश्लेषण था, पहला विश्लेषण, ये हमारी महिलाओं की हॉकी टीम की खिलाड़ियों के लिए समर्पित था। उनकी मेहनत उसके लिए समर्पित था। उन्होंने यहां पहुंचने से पहले जो अनगिनत कठिन मैच खेले और हर मैच को जीता, जो इतने लंबे चौड़े एलिमिनेशन राउंड पार करके वो यहां तक पहुंची। और ये एलिमिनेशन राउंड किसने पैदा किए थे? उनके परिवारों ने किए थे। हालांकि बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने इन लड़कियों का बहुत समर्थन किया, बहुत साथ दिया, लेकिन समाज ने बहुत सारे एलिमिनेशन राउंड तैयार किए उनके लिए, बार बार उनकी परीक्षाएं ली। हमारे देश की व्यवस्था, उसने परीक्षा ली। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में जो फेयर एंड लवली सिंड्रोम है वो एक अलग ही तरह का है। इसलिए जो ब्रिटेन की खिलाड़ी थी या जिन और टीमों से इन्होंने मैच खेले और जीते या जिनसे मुकाबला किया, उन देशों की जो लड़कियां हैं उनके जीवन में ये संघर्ष नहीं थे। वो जो लड़कियां हैं वो इस तरह के संघर्षों के दौर को पार करके नहीं आई हैं। उन लड़कियों ने अपने समाज के साथ ये मुश्किल मैच नहीं खेले। उन लड़कियों के लिए उनके देश ने, उनके समाज ने और कई बार उनके परिवारों ने, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने ये एलिमिनेशन राउंड तैयार नहीं किए थे। इसलिए जब ब्रिटेन से भारत की टीम हारती है तो ये मत समझिए कि 60 मिनट के इस मैच में भारत की लड़कियां हार गईं, बल्कि ये देखिए कि इस मैच तक पहुंचने के लिए भी भारत की लड़कियों ने कितने वर्षों तक इस व्यवस्था के साथ संघर्ष किया होगा। और वो संघर्ष ब्रिटेन की लड़कियों को एक दिन के लिए भी, एक घंटे के लिए भी नहीं करना पड़ा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.